हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल कंपटीशन क्रैकर्स। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों BEGE 103 के लिए जो हमने 1 वीक स्ट्रेटेजी बनाई थी एग्जाम्स के लिए, उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। और पिछली वीडियो अगर आपने देखा होगा लेक्चर नंबर 2 जो कि आपको आई बटन पे मिल जाएगी अगर आपने नहीं देखी है तो उसमें हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, जिसमें कि लास्ट क्वेश्चन था डिस्क्राइब वर्ल्ड वाइड वेब। तो आज जो ये थर्ड लेक्चर है वो उसी का आगे चलेगा और आज हम क्वेश्चन 6 डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जो भी आप लोगों ने हमसे पूछे थे पिछले वीडियो के कमेंट में, वो क्वेश्चन मैंने पिक करे हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने भी ढूंढे हैं, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट थे। तो आप क्वेश्चन इस तरह, आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा राइट द शॉर्ट नोट ऑन आयरनी, मेटोनमी एंड सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स और हाइपरबोल, ठीक है। तो ये आपने पूछा, शॉर्ट नोट का क्वेश्चन था ये। और बेसिकली मैंने देखा ये, तो एग्जाम के पैटर्न में लास्ट जो क्वेश्चंस है राइट शॉर्ट नोट वाला, उसमें ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है। लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए, जो ये आयरनी, मेटोनमी, सिमिली, मेटाफोर, ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, जैसे हिंदी में आपको पता होगा अलंकार, हिंदी में जिस तरीके से अलंकार होते हैं उसी तरह से इंग्लिश में जो है फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। टोटल नंबर ऑफ फिगर ऑफ स्पीच 10 होते हैं, ठीक है। तो जो ये हमारा 1 वीक स्ट्रेटेजी है, तो इसमें मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसी कोर्स के अंदर हम कहेंगे, इसी स्ट्रेटेजी के अंदर जो लेक्चर आएगा, एक लेक्चर, उसमें हम सेपरेटली फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं और कितने टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, जो कि 10 टाइप के होते हैं, उन सबको हम उस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो उसमें आपके सारे शॉर्ट नोट कवर हो जाएंगे, ठीक है, और आपका ये नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो आप वीडियोस देखते रहना इससे आगे आने वाली, तो उसमें एक लेक्चर बनाऊंगा। और बहुत सारे लोगों ने पूछा था, जैसे लेटर राइटिंग में है, लेटर राइटिंग पूछा था, रिपोर्ट राइटिंग पूछा था दोस्तों। तो इसके लिए भी जो भी ये राइटिंग स्टाइल्स होती हैं या जितने भी राइटिंग वर्क्स होते हैं, इसके लिए भी एक सेपरेट लेक्चर ही बनाएंगे, जिसमें हम सिर्फ राइटिंग ही राइटिंग के फॉर्मेट्स को डिस्कस करेंगे, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, फॉर्मल लेटर हो, इनफॉर्मल लेटर हो, प्रिंसिपल को लिखना हो, सिबलिंग को लिखना हो, चाहे चाहे वो रिपोर्ट राइटिंग हो, रिपोर्ट बनानी हो आपने, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग हो, जितनी भी राइटिंग्स होंगी हम उस सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियोस देखते रहना, क्योंकि ये लंबे लंबे टॉपिक हैं, इनको हम कवर करेंगे तो एक वीडियो में सिर्फ यही आएंगे। तो आप याद रखना, फिगर ऑफ स्पीच और लेटर राइटिंग नहीं, राइटिंग से रिलेटेड एक सेपरेट लेक्चर आएंगे, इन दोनों के सेपरेट लेक्चर आएंगे इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद। आप चिंता मत करना, मीन्स पेपर आपके एग्जाम से पहले पहले मैं बना दूंगा इनको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी कॉल टेलीविजन अ लिबरल एडुकेटर? डू एग्री एग्री विद दिस? गिव रीजंस। तो ये पूछ रहा है कि टेलीविजन को हम लिबरल एडुकेटर क्यों कहते हैं, ठीक है, और क्या इसके पीछे रीजंस हैं। तो बात करते हैं अगर टेलीविजन की। टेलीविजन सिर्फ एक इंटरटेनमेंट से ही एसोसिएटेड नहीं है। इंटरटेनमेंट के साथ साथ टेलीविजन में एजुकेशन से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हों, और एजुकेशन चैनल भी टेलीविजन में रहते हैं, इंटरटेनमेंट चैनल भी रहते हैं। तो टेलीविज़न इन सब का एक बेहतरीन सोर्स है। अब हम कह रहे हैं टेलीविज़न को लिबरल मीडियम। लिबरल मीडियम कहने के पीछे जो कारण है वो है फर्स्ट, एजुकेशनल इन्फ्लुएंस। देखो, टेलीविज़न में बहुत सारे एजुकेशनल चैनल आते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग जो दूरस्थ क्षेत्र में बैठे हैं वो भी जो है वो अपने मींस इंफॉर्मेशन को, जो भी नॉलेज होती है, जो भी हमारी बुक्स वगैरह में नॉलेज दी गई होती है, उसको एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। कोई टीचर जो दिल्ली में बैठा है वो पढ़ा रहा है उन बच्चों को जो कि बहुत ही दूरस्थ गांव में बैठे हैं, तो एक प्रकार से उनको अच्छी नॉलेज वहाँ से वो एक्वायर कर सकते हैं। और एजुकेशन इज ऑलवेज अ लिबरल थिंग। तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल इन्फ्लुएंस के कारण हम टेलीविज़न को लिबरल मीडियम कह सकते हैं। दूसरा, एक्सपोजर टू डिफरेंट ट्रेडिशनल एंड लाइफ स्टाइल। अगर हम टीवी देखेंगे तो टेलीविज़न में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं जिसमें हर स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस को दिखाया जाता है, लाइफ स्टाइल को दिखाया जाता है, फूड स्टाइल को दिखाया जाता है, कैसे लोग वहाँ उनकी लिविंग स्टाइल को वहाँ पर दिखाया जाता है। तो इससे भी हमें सीखने को मिलता है, ठीक है, इससे भी हम एक लिबरल नेचर आता है, हम उससे फेमिलियर हो जाते हैं उन ट्रेडिशन से, ठीक है। तो ये भी एक लिबरल नेचर हमें प्रोवाइड करता है, ये जो कैरेक्टर है टेलीविज़न का। फिर है प्रोवाइड रिच इमेजिनेटिव एक्सपीरियंसेस। तो जो टेलीविज़न में प्रोग्राम्स आते हैं और जो इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स आते हैं, उसमें
कभी किसी पोइट की इमेजिनेशन या किसी जो बड़े लोग हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी हमें इमेजिनेशन, उनके एक्सपीरियंसेस हम सुनते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ग्रोथ करी है और किस तरीके से वो आगे बढ़े हैं, इस मुकाम तक पहुंचे हैं थ्रू दियर इंटरव्यू वगैरह। तो इससे भी हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। तो इसके चलते भी हम कह सकते हैं कि टेलीविज़न लिबरल मोड प्रोवाइड करता है या लिबरल एडुकेटर है। फिर अलो अस टू बिकम सिटीजन ऑफ वर्ल्ड वाइल सिटिंग इन होम। तो देख सकते हो आप, पूरे विश्व भर की खबरें हम तक पहुंचती है थ्रू टेलीविज़न और हम बैठे होते हैं अपने घर में। तो हम कह सकते हैं कि इससे हम पूरे विश्व के सिटीजन बन जाते हैं वाइल सिटिंग इन होम। क्योंकि अगर हम अपने घर में बैठे हैं और टेलीविज़न हमारे पास नहीं है तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो होगी, लेकिन बस अपने आसपास के लोगों की कि बगल में सोनू ने ऐसा कर दिया, अब उसके बगल में रामू ने ऐसा कर दिया, ये छोटी मोटी चीज़ें हमें पता होंगी अपने आसपास की। लेकिन टेलीविज़न के थ्रू हमें पूरे विश्व की खबरें पता हैं, आज ट्रंप ने ऐसा कर दिया, ओबामा जी वहाँ चले गए, मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता है और हम बैठे कहाँ हैं, अपने घर के कोने में। तो ये इसके ये भी एक रीज़न है जिससे कि हम कह सकते हैं दैट टेलीविज़न इज अ लिबरल एडुकेटर। फिर है प्रोवाइड नॉलेज इन्फॉर्मेशन विदाउट एफर्ट बाय अस। और सबसे अच्छी चीज़ है कि हम एक कोने में बैठे हैं, क्या कर रखे हैं, बैठे हैं, ना हमें उठने की ज़रूरत है, ना हमें किताब खोल के बैठने की ज़रूरत है, ना हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। हमें बस अपनी आंखें खोल के रखना है, टेलीविज़न की तरफ देखना है और बैठना है। चाहे तो पॉपकॉर्न वगैरह खा सकते हैं, ठीक है। तो हम खा पी भी रहे हैं, एट द सेम टाइम वी आर लुकिंग एट द टीवी, वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है। ना हमें कहीं जाना है, ना स्कूल जाना पड़ रहा है, ना कहीं, और सीधा जो पानी है वो प्यासे के पास आ रहा है एक तरीके से। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिबेट एंड डिस्कशन। तो किसी ने एक, मैं कमेंट देख रहा था, किसी ने पूछा था कि डिबेट के बारे में पूछा था या डिस्कशन, राइट अबाउट डिस्कशन के बारे में। तो यहाँ पर हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस में हम दोनों ही कवर कर लेंगे, डिबेट भी और डिस्कशन भी, ठीक है। तो formal contest of argumentation between individuals or team where discussion is exchange of idea information opinion between ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो देखो, जो डिबेट होता है, डिबेट क्या है, वो एक आर्गुमेंट होती है, ठीक है, आर्गुमेंटेशन होता है, एक कंपटीशन होता है बिटवीन पीपल से, ठीक है। जो लोगों के बीच जो आर्गुमेंटेशन होती है उनके बीच एक फॉर्मल टाइप का कंटेस्ट होता है, ठीक है, कंटेस्ट होता है, उसको हम डिबेट कहते हैं। लेकिन डिस्कशन में अगर हम देखें तो सिर्फ आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है, वहाँ ना कंटेस्ट चल रहा होता है, ना आपका कंपटीशन होता है, ना आपको किसी को डोमिनेट करने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ अपने आइडियाज़ देने हैं डिस्कशन में। और जो डिबेट है, डिबेट में आपको कंपटीशन करना है, उनको जो आपके अपोनेंट में है उनको आपने क्या करना है, डोमिनेट करना पड़ता है। तो एक टाइप का कंटेस्ट है डिबेट, और एक्सचेंज ऑफ आइडिया है आपका डिस्कशन। अब देखो, इन डिबेट देयर आर टू अपोजिंग साइड्स एंड दीज प्रूव ईच अदर रॉन्ग ऑल्दो अपोजिंग व्यूज कैन ऑल्सो सिम्स इन डिस्कशन बट नॉट कॉन्ट्रास्टिंग। ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं डिबेट की, अगर हम डिबेट कर रहे हैं तो दो टीमें बनती हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, डिबेट में एक फेवर करेगी उस चीज़ को, एक उस चीज़ को अपोज करेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ तो आएंगे ही, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ आएंगे, लेकिन जो व्यूज़ निकल के आएंगे वो इस मकसद से आएंगे कि हम जो दूसरा आदमी या दूसरा अपोनेंट टीम बोल रही है उसको हम विरोध कर सकें, ठीक है। एक कहीं ना कहीं हम उनको विरोध करेंगे, उनको अपोज करेंगे, ठीक है। फिर दूसरी टीम जो हमने स्टेटमेंट बोला होगा उसको अपोज करेगी। तो इस तरीके से अपोजिंग व्यूज इसमें आते रहते हैं। लेकिन डिस्कशन में ऐसा नहीं होता है। डिस्कशन में हमें सिर्फ अपने आइडियाज़ को शेयर करना होता है। और अगर ऐसा हो सकता है डिस्कशन में कि कभी कभार जो है जो व्यूज़ होते हैं वो थोड़ा अपोजिट व्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन वो इस मकसद से नहीं आएंगे कि सामने वाले की बात को काटा जाए, ठीक है। वो खाली एक पॉइंट ऐड करने के मकसद से आएंगे डिस्कशन में। और डिबेट में जो पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे कि दूसरे ने जो बोला है उसके पॉइंट को काटो और हमारा पॉइंट डोमिनेट करेगा, इस तरीके से, ठीक है। इन डिबेट वन साइड विन अदर लॉस, दिस डजंट हैपन इन डिस्कशन। अगर हम डिबेट में बात करें तो फाइनली जो जज होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ए टीम जीती है या बी टीम जीती है, अपोज करने वाली टीम जीती है या फेवर में बोलने वाली टीम जीती है। तो एक तरीके का कंपटीशन डिबेट में रहता है, जो कि कभी कभी जो है एक हॉट आर्ग्यूमेंट भी बन जाता है या कभी कभी फाइट तक ले जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ होती है डिबेट में कि एक साइड जीतती है एक साइड हारती है, तभी कंपटीशन भी क्रिएट होता है इसमें। ऐसा डिस्कशन में नहीं होता है। डिस्कशन में आप आइडियाज़ देंगे और फाइनली वी हैव बल्क्स ऑफ आइडिया, दूसरे वाले का भी आइडिया हमने सुनना है, तीसरे का भी आइडिया, सबका आइडियाज़ उसमें सुनने हैं। लेकिन डिबेट में हमने उनकी बातें सुनकर काटना है उनको, ठीक है, उनको रॉन्ग प्रूफ करना है। फिर देखो पर्पज ऑफ डिबेट।
डिबेट अटेम्प्ट दैट व्यूज इज करेक्ट, ठीक हो गया। तो डिबेट में क्या होता है कि हम ऐसे बोलते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, तुम गलत हो, ठीक है। लेकिन डिस्कशन में ऐसा नहीं होता है, उसमें सिर्फ नॉलेज शेयर होती है, इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, और दूसरे वाले के ओपिनियन का भी रिस्पेक्ट करते हैं हम। हाँ, हम ऐसे बोलते हैं यस यू आर ऑल्सो राइट, फिर इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे, लेकिन उसमें नो यू आर रॉन्ग, हम सही हैं डिबेट में, ठीक है। तो डिबेट आर मोर फॉर्मल देन डिस्कशन। लेकिन जो डिबेट्स होती हैं, भले ही उसमें इतने आर्गुमेंटेशन होता है, इतना कंपटीशन होता है, लेकिन फॉर्मल जो है वो ज़्यादा डिबेट होता है, फॉर्मल ऑफिशियल जो होता है वो डिबेट होता है। क्यों होता है डिबेट? क्योंकि अगर हम बात करें हमारे पार्लियामेंट की, या जो पार्लियामेंट्री फंक्शन होता है हमारा, वहाँ भी अगर हम देखेंगे तो राज्यसभा, लोकसभा, यहाँ भी डिबेट ही चलती है, डिस्कशन नहीं चलती है, ठीक है। तो डिबेट से हमें जो एक्यूरेट चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा हमारे पास आती हैं, क्योंकि इसमें एक टीम जीतती भी है, ठीक है, और एक हारती है। तो हारने वाले के आइडियाज़ को नेगलेक्ट करके जीतने वाले के आइडियाज़ को इंपॉर्टेंस दिया जाता है डिबेट में। इसीलिए डिबेट फॉर्मल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री में इसका यूज होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर चीफ कैरेक्टर्स ऑफ अमेरिकन इंग्लिश, सपोर्ट आंसर विथ एग्जाम्पल। अब हमने बात करी थी आपको कि अमेरिकन इंग्लिश, तो अगर आपने BG103 का जो मैंने कोर्स बनाने का सोचा था 1 मंथ प्लस का, तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर मैंने बताया था, तो उसमें मैंने आपसे डिस्कस करा था दैट स्टैंडर्ड इंग्लिश का डिस्कस किया था। एक यूके स्टैंडर्ड इंग्लिश होती है, एक USA स्टैंडर्ड इंग्लिश होती है, वो वर्ल्ड वार 2 वाला, अगर आपने किसी ने देखा होगा तो वो वीडियो। तो उस वीडियो से मुझे याद आया यार, कई बंदे कमेंट ऐसा कर रहे थे कि इतना बड़ा कोर्स क्यों बना रहे हैं आप। तो यार मैं आपको बता दूं, जब मैंने वो कोर्स स्टार्ट किया था तो मुझे पता नहीं था कि आप लोगों के फरवरी में भी एग्ज़ाम होते हैं। मैंने वो कोर्स स्टार्ट कर रहा था जून वाले बच्चों के लिए, ताकि जून तक वो लोग अपनी पूरी तैयारी कर लें उन कोर्सेज़ को देख के, और फाइनली जो है जून के मंथ में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनाने की सोच रहा था। तो मुझे तो ये पता भी नहीं था कि फरवरी में भी आपके एग्जाम्स हैं। तो जैसे ही मैंने वो BG103 का जो फर्स्ट कोर्स था, जिसमें मैंने कहा था कि 1 मंथ से प्लस का मतलब 30-40 डेज का ये कोर्स है करके, तो आप लोगों ने बताया कि उसके कमेंट में मीन्स आप लोगों ने बताया कि आपके पेपर वगैरह होने वाले हैं करके। तो पहले मुझे वो पता नहीं था यार दोस्तों, तभी मैंने वो उतना बड़ा कोर्स बनाया। अब आप में से कई लोग पूछे थे कि बहुत बड़ा कोर्स है, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताओ, तो मैंने पूरा कोर्स बताया था, उसमें पूरा चैप्टर मैंने डिस्कस किया था आपसे, तब उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं आपसे डिस्कस करी थी यार। फिर मुझे पता चला जैसे ही फरवरी में है, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला आपके लिए लेके आ चुका हूँ, ठीक है। तो अब छोड़ो उसको, बात को, अभी इसको ही डिस्कस करते हैं। तो चीफ कैरेक्टर्स क्या क्या हैं अमेरिकन इंग्लिश की? तो स्टैंडर्ड इंग्लिश 2 टाइप की होती हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड इंग्लिश हैं 2 टाइप की, एक है यूके इंग्लिश और एक है USA इंग्लिश। ये हमने डिस्कस किया था, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो, नहीं तो मैं आई बटन पे डाल भी दूंगा वाली, बड़ी वीडियो है वैसे, मत देखना उसको अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो यूके इंग्लिश, USA इंग्लिश, ठीक है, इनके अलग अलग अपने अपने कैरेक्टर रहते हैं। अगर हम बात करते हैं तो अमेरिकन इंग्लिश की अगर हम बात करें तो उसके जो कैरेक्टर्स हैं, फर्स्ट है यूज ऑफ शॉर्ट वर्ड्स। तो उसमें हम छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं एज कम्पेयर टू ब्रिटिश, ठीक है। ब्रिटिश इंग्लिश में जैसे मैथ्स लिखते हैं पूरा, या मैथ्स बोलते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में मैथ, ठीक है, MATH मैथ, और ब्रिटिश इंग्लिश में MATHS, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे शॉर्ट वर्ड्स हम यूज करते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। फिर है यूज ऑफ शॉर्ट स्पेलिंग्स, और अमेरिकन जो इंग्लिश है उसका एक और कैरेक्टर है कि इसमें शॉर्ट स्पेलिंग्स, छोटी स्पेलिंग्स यूज होती हैं। जैसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में कलर लिखते हैं तो COLOUR लिखते हैं, बट अमेरिकन इंग्लिश में इसके लिए COLAR कलर, ठीक है। फिर है शॉर्टर सेंटेंसेस। तो अमेरिकन इंग्लिश की एक और स्पेसिफिकेशन ये है कि इसमें शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज करते हैं, जैसे आई विल सी यू मंडे, ठीक है, ये कहेंगे आई विल सी यू मंडे। फिर और अमेरिकन इंग्लिश में इसको ऑन मंडे, ठीक है, आई विल सी यू मंडे कहेंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट सेंटेंस का भी यूज करते हैं हम इसमें, ठीक है, USA वाली इंग्लिश में। जैसे अगर हम वो कहना चाहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, जैसे हम आपसे कल मिलेंगे या आपको कल देखूंगा मैं, तो आई विल सी यू मंडे। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, ब्रिटिश इंग्लिश की, तो इसमें पूरा स्टेटमेंट आएगा आई विल सी यू ऑन मंडे। तो ऑन का यूज नहीं करते हैं हम अमेरिकन इंग्लिश में, आई विल सी यू मंडे, और ब्रिटिश में आई विल सी यू ऑन मंडे। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे शॉर्टर सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है एलिमिनेशन ऑफ सम इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स। कुछ इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स को हम जो है वो
एलिमिनेट भी कर रहे हैं अमेरिकन इंग्लिश में। अमेरिकन इंग्लिश में ऐसा भी हो रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो फर्स्ट वर्ब आपको पता होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, एक सेकंड फॉर्म होती है, एक थर्ड फॉर्म होती है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सिंपल डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो अगर हम जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, बर्न, बर्नड, बर्नड, ठीक है, ये यूज होता है अमेरिकन इंग्लिश में। अगर हम बात करें ब्रिटिश इंग्लिश में, तो बर्नट, ठीक है, बर्न, बर्न, बर्नट और बर्नड, ये यूज होता है। एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूँ। अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें, बर्न है फर्स्ट फॉर्म, तो बर्न की सेकंड फॉर्म होती है BURNT, बर्नट। फिर होती है सुपरलेटिव डिग्री होती है बर्नड, BURNED। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है, बर्न, तो ये बर्नट नहीं होता है, इसके बदले बर्नड ही आता है। तो एक जो ये इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है ये बर्नट, इसको हम हटा देते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनके साथ ऐसा होता है। फिर होगा रिमूविंग सेल, हम सेल का यूज नहीं करते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। जैसे आपने पता होगा, आपको पता होगा आई के साथ सेल का यूज होता है, क्योंकि प्लूरल माना जाता है आई को, यू सेल, ठीक है। और वी के साथ भी सेल का यूज होता है, आई के साथ भी सेल का यूज होता है, ठीक है। तो लेकिन सेल का यूज होता है किस में, ब्रिटिश इंग्लिश में, आई सेल गो नाउ, ठीक है, आई सेल गो नाउ या आई सेल मूव नाउ। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में नहीं होता है, विल का ही यूज होता है दोनों में, आई विल गो नाउ, वी विल हैव टू लीव नाउ, ऐसे, ठीक है। तो विल का यूज होता है, सेल का भी जो यूज है वो आपको भी अभी कम देखने को मिल गया होगा सेल का यूज। आप भी जब अपना बोलते हैं तो विल का ही यूज करते हैं, सेल का यूज आप नहीं करते हैं। तो ये अमेरिकन इंग्लिश से ही लिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ साइट मैप फॉर www। ये क्वेश्चन भी आप में से किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था, तो कि हम वर्ल्ड वाइड वेब में साइट मैप कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम चीज़ें समझते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट में जो पहली चीज़ हमें क्रिएट करनी होती है वो होता है साइट मैप। एक वेबसाइट आपने तैयार कर दी डोमेन लेके, ठीक है, डोमेन लेके आपने एक वेबसाइट तैयार कर ली, और वेबसाइट के अंदर जो सबसे पहले आपने वो करना है साइट मैप तैयार, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप वेबसाइट के अंदर साइट मैप तैयार करने का होता है। अब साइट मैप क्या होता है, आउटलाइन ऑफ ऑल एलिमेंट दैट गो इन द साइट, ठीक है। तो साइट मैप क्या होते हैं, जितने भी एलिमेंट हमारे उस वेबसाइट में रहने वाले हैं, उस साइट में जाने वाले हैं, उसका एक आउटलाइन या उसका एक व्यू साइट जो है उसको हम कहते हैं साइट मैप। अब जैसे इसमें क्या क्या मटेरियल्स आते हैं, मटेरियल लिंक्स विद प्राइमरी पेज एंड विच लिंक्ड टू द सेकेंडरी पेज। अगर आपने देखा होगा, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि वेबसाइट होती है, कोई भी एक वेबसाइट होती है, तो सबसे पहले उसका होम पेज खुलता है। होम पेज में जैसे आप देखेंगे, जैसे आप इग्नू का ही देख लेते हैं, तो इग्नू का जैसे आपको स्टडी मटेरियल चेक करना है, तो जैसे ये हमारी इग्नू की साइट खुल जाती है, यहाँ पर इग्नू लिखा हुआ आ जाता है। फिर यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें लिखी हुई आती हैं, जैसे रिजल्ट लिखा हुआ आता है, प्राइमरी पेज, ठीक है, होम पेज खुलता है, उसमें रिजल्ट लिखा हुआ आता है, नीचे स्टडी मटेरियल लिखा हुआ आता है, फिर कंप्लेंट्स के लिए ग्रेवियंसेस लिखा हुआ आता है इसके नीचे, फिर इग्नू हेल्प, इग्नू सपोर्ट, बहुत चीज़ें लिखी हुई आती हैं। अब जैसे ये हो गया प्राइमरी पेज, जिसमें कि आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है, एक उसका आउटलुक दिखेगा आपको। अब जैसे आपको पता होगा रिजल्ट में आपको रिजल्ट मिलेगा, स्टडी मटेरियल में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। जैसे आपको स्टडी मटेरियल चेक करना है, तो आप स्टडी मटेरियल पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको लेके चलेगा सेकेंडरी पेज में, जिसमें सिर्फ स्टडी मटेरियल के बारे में होगा और कुछ भी चीज़ नहीं होगा। ऐसे ही आप क्लिक करेंगे अगर रिजल्ट पे, तो ये आपको ऐसे सेकेंडरी पेज पे लेके जाएगा, जिसमें कि सारे रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो यही होता है साइट मैप का वर्क, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट में कौन सी चीज़ें होम पेज यानी प्राइमरी पेज पे दिखेंगी, और किस चीज़ों को आपको किस मटेरियल को आपको सेकेंडरी पेज में डालना है, ये चीज़ें साइट मैप में शो होती हैं। इन साइट मैप यू डिसाइड हाउ पीपल विल नेविगेट योर साइट। तो साइट मैप के ही हिसाब से लोग तय करते हैं कि किस वेबसाइट को कैसे एक्सप्लोर करना है। जैसे अभी हम देखते हैं, जैसे इग्नू की वेबसाइट में मैंने बता दिया कि अगर आपको रिजल्ट में जाना है, तो आपको सबसे पहले सीधा रिजल्ट में क्लिक करना होगा, उसके बाद बहुत सारे रिजल्ट के टाइप खुलेंगे, BA BSc वगैरह,
और आपको उनमें भी क्लिक करना होगा। फाइनली वो आपको लेके जाएगा एक लास्ट पेज में जिसमें आपको पहुंचना है। तो इस हिसाब से इग्नू की वेबसाइट नेविगेट होगी। लेकिन अगर छोटी छोटी वेबसाइट जैसे हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें क्या, सिर्फ हमारे पास वीडियो का कंटेंट है, हम सीधा डालेंगे वीडियोज रिलेटेड टू BEG103, आप उसमें क्लिक करेंगे सीधा वीडियोज खुलेंगे। तो या काम और कर सकता हूँ कि मैं अपने होम पेज में ही सारी वीडियो डाल दूँ, फिर आपको कहीं क्लिक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वीडियो में पहुंच जाएंगे। तो यही साइट मैप जो है वो डिसाइड करता है कि किसी वेबसाइट को कैसे नेविगेट करना है, कैसे यूज करना है। तो आई होप कि आप साइट मैप को समझ चुके होंगे। बाकी ये ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स हैं, ठीक है, तो जो कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट वाले होंगे उनको ज़्यादा ये चीज़ें की समझ होगी, ठीक है। तो यही चीज़ है आज हमने देख लिया। एक और बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। डिबेट और डिस्कशन हमने देख लिया, ठीक है, ये कंपटीशन से रिलेटेड होता है, इसमें हमें सिर्फ आइडियाज़ शेयर करने होते हैं। ये चीज़ है डिबेट और डिस्कशन में। उससे पहले हमने देखा कि टेलीविज़न को लिबरल एडुकेटर क्यों कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उसके रीजंस हमने देख लिए। और उसके बाद हमने अमेरिकन इंग्लिश का देख लिया कि क्यों, क्या क्या अमेरिकन इंग्लिश की खासियतें हैं कि शॉर्ट वर्ड, शॉर्ट स्पेलिंग, शॉर्ट सेंटेंस और इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स को हटाते हैं, और सेल का यूज हटा दिया है। बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। और फाइनली हमने बात करा कि साइट मैप वर्ल्ड वाइड वेब में साइट मैप किस तरीके से बिल्ड करते हैं और साइट मैप का रोल क्या होता है। तो ये सारे हमने क्वेश्चंस देख लिए हैं। तो दोस्तों हमारे टोटल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें कवर हो चुके हैं। 5 पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी है आई बॉक्स पे भी होगी, और ठीक इस वीडियो से पहले मैंने डाली हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं। वो लेक्चर नंबर 2 है, ये लेक्चर नंबर 3 है। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो फिलहाल इतना ही देखते हैं दोस्तों। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि आपको क्वेश्चन समझ आए या नहीं आए, और आपके और भी कुछ क्वेश्चन हों, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने कुछ ढूंढ के रखे हैं जिनके कि आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वो क्वेश्चन भी, हम उसके भी आंसर देने की कोशिश करेंगे। और सबसे ज़रूरी काम, शेयर कर देना यार इस वीडियो को और भी लोगों के साथ, ठीक है, क्योंकि जैसे आपको हो रहा है टेंशन, वैसे ही बहुत सारे लोगों को हो रही है, तो ये एक हेल्प उनके लिए हो जाएगी। तो इस वीडियो को शेयर कर देना, और सबसे बड़ी चीज़, इसको सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि सीधा मैं 4th लेक्चर किसी भी टाइम डाल सकता हूँ, आज भी आ सकती है, कल सुबह भी आ सकती है। तो सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, और जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसको पक्का दबा देना, तभी नोटिफिकेशन आएगा। वरना कमेंट में ही लिखते रहोगे सर अगली वीडियो डालो, अगली वीडियो डालो, ठीक है। तो नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि आप तक वीडियो पहुंच जाए, और चेक भी करते रहना कि किस समय जो 4th लेक्चर आ जाएगा, ठीक है, कुछ पता नहीं चलता है। तो यही है दोस्तों, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है मोबाइल से वीडियो शूट करने में के लिए। तो आज माइक पहुंचने वाला था बट मेरा पहुंचा नहीं है माइक, तो कल तो पक्का आ ही जाएगा। तो कल से हम कंप्यूटर में बनाएंगे और फटाफट वीडियोज आप तक आएंगी। आई होप कि शाम तक एक और वीडियो आएगी। तो आप सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना दोस्तों। शाम को एक और वीडियो आ सकती है, या तो शाम को आएगी या सुबह आ जाएगी 5-6 बजे के टाइम। तो सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।